हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 23 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 सितंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज पीपीटी मोड में रहेगा क्योंकि घर आया हुआ था मैं, तो आज की वीडियो आपको पीपीटी मोड में मिलेगी। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए सबसे पहले रिवीजन करते हैं कल के करंट अफेयर का। कल हम लोगों ने पढ़ा था 21 सितंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया। इसके अलावा भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया है। और भारत ने सतत मत्स्य पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत का पहला निजी तेल भंडारण ये कर्नाटक में खोला जाएगा। कर्नाटक में इसका ओपनिंग होगा। मनीष मुंद्रा जो हैं ये वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस नाम से पुस्तक लिखे हैं। आईआईटी कानपुर ने अनुसंधान सहयोग के लिए यानी रिसर्च सहयोग के लिए शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम के साथ समझौता किया है। और वहीं भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह जो हैं ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट ले लिए हैं और ये लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। तमिलनाडु ने अभी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए आईडी कार्ड जारी किया है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। टाइफून मिताग आया हुआ है चाइना में। और ऑस्कर 2026 के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री गई हुई है इस बार होम बाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। होम बाउंड जो है ये ऑफिशियल एंट्री है इस बार भारत की तरफ से ऑस्कर 2026 के लिए। अब ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनको आपने कल डिटेल में पढ़ा था, आज आपने रिवीजन किया। अब हम लोग आज की करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन इन सब की पीडीएफ और क्विज आपको भेजी जाती है एमजेटी ऐप पर। तो एमजेटी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लिया करो। चलिए, और टेलीग्राम पर भी पीडीएफ दे दी जाती है। तो जो लोग के पास एंड्रॉयड नहीं है तो वो पीडीएफ यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से किसे वर्ष 2023 के लिए 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये दिया जाएगा मोहनलाल को। अभिनेता मोहनलाल ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने एक्टर हैं, अभिनेता हैं। आपने देखा होगा दृश्यम मूवी। जो दृश्यम मूवी जो तो अजय देवगन वाली एक है, लेकिन आप जानते हो बॉलीवुड वाले साउथ से ही कॉपी करते हैं। तो वो दृश्यम पहले इन्होंने बनाई थी, है ना। तो इसी का वो हिंदी वर्जन में वो बनाए हैं अजय देवगन। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी ये बना चुके हैं। मोहनलाल काफ़ी पुराने एक्टर भी हैं साउथ सिनेमा से। और ये हैं मॉलीवुड के। मॉलीवुड किसे कहते हैं? मॉलीवुड जो मलयालम सिनेमा होता है उसे मॉलीवुड कहते हैं। बॉलीवुड तो ये है मुंबई वाला, ठीक है। ऐसे ही टॉलीवुड है साउथ का ही, ऐसे ही ये मॉलीवुड है। तो ये मॉलीवुड सिनेमा में 400 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं। और इनको केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनाउंस करके बताया गया कि इनको दिया जाएगा 55वां दादा साहब फाल्के। अब इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, संस्करण याद रखना है आपको। और आप आज की वीडियो में पूरा अच्छे से याद कर लोगे, कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। 55वां दादा साहब फाल्के दिया गया है 2023 के लिए। ध्यान रहे 2025 में तो दिया जा रहा है, लेकिन 2023 के लिए दिया जा रहा है। क्योंकि जब कोविड आया था तो कोविड की वजह से 1-2 साल दिया नहीं गया। तो वो जो है पुरानी संस्करण वो बाद में दिए गए और तब से ऐसे ही 2 साल पीछे ही होता आ रहा है, ठीक है। तो इनके करियर की शुरुआत 1978 में आई। इनकी फिल्म थिरा नोट्टम से हुई थी। इनको इस पुरस्कार के अलावा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है 1991 में। 2001 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री मिल चुका है। और 2019 में पद्म भूषण से भी सम्मानित है। अब आपको ये कैसे याद रहेगा कि 55वां विजेता कौन थे, 2023 के लिए कौन थे, 2022 के लिए कौन थे। तो इसके लिए भी आपको चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर मैं पूरी लिस्ट लाया हूँ। आप तो जानते हो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो होता है ये भारतीय सिनेमा के क्षेत्र का दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड होता है। भारत में सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार। पूरी दुनिया में सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। खैर, अब आपको 51वां से याद रखना है कम से कम। 50वां भी याद रख सकते हो। 50वां मिला था अमिताभ बच्चन को, मैं लिख दे रहा हूँ, अमिताभ बच्चन को मिला था 50वां, ठीक है। तो 51वां मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 में, 2019 के लिए रजनीकांत को। 52वां मिला है 2020 के लिए आशा पारेख को। 53वां मिला 2021 के लिए वाहिदा रहमान को। और 54वां यानी पिछली साल जो मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार वो 2022 के लिए मिला था मिथुन चक्रवर्ती को। ये संस्करण याद रखना, इसलिए इस बार 53वां जो 2023 के लिए मिला है वो है मोहनलाल को। मोहनलाल, ठीक है ना। 2023 के लिए मिला है और संस्करण कौन सा है?
ये है 55वां। क्लियर रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, संस्करण भी और ये वर्ड्स के लिए भी। ये इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे। साइन लैंग्वेज मतलब जो लोग बोल नहीं पाते हैं, बोलने में असमर्थ होते हैं, तो उनको बोलने के लिए एक लैंग्वेज बनाई गई है, जिससे वो इशारों इशारों में बता पाते हैं, समझा पाते हैं कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो दो चीज़ें होती हैं, जो दृष्टिबाधित होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए होती है ब्रेल, ब्रेल लिपि। ठीक है, जो देख नहीं पाते हैं, देखने में समर्थ होते हैं, तो वो 6 डॉट का होता है अक्षर, हर अक्षर उसको टच करके वो पढ़ते हैं। लेकिन जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए ब्रेल लिप होगा, और जो लोग बोल नहीं पाते उनके लिए कौन सी लिप है? तो उनके लिए यही है साइन लैंग्वेज। जो बोल नहीं पाते हैं, इशारा करके बताते हैं, तो उनके लिए ये है। ठीक है ना? तो बोल या सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है और इसी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये होता है। 2018 से इसकी शुरुआत हुई है। होता क्या है कि अब भाई जो बोल नहीं पा रहा है वो अपने अपने हिसाब से अपनी बात रखने की प्रयास करता है, इशारों में समझाकर। लेकिन क्या हो अगर कोई एक स्टैंडर्ड बना दिया जाए, जिसे अगर सिखा दिया जाए उन लोगों को जो बोल नहीं सकते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को जब वही सेम चीज़ सिखाई जाएगी तो वो आपस में बात कर पाएंगे, है ना? जानवर लोग आपस में कैसे इशारों से समझ लेते हैं? क्योंकि उस जानवर, पर्टिकुलर जानवर की वही लैंग्वेज होती है। हम इंसान आपस में कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हम इंसानों ने अपनी एक लैंग्वेज बना ली है, अपनी एक भाषा बना ली है। जो आदिवासी होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, वो आपस में कैसे समझ लेते हैं बात? उन्होंने अपनी एक भाषा बना रखी है। ऐसे ही ये साइन लैंग्वेज एक बना है, एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है कि जो जो नहीं बोल पाते हैं उनके लिए है। तो अगर सबको ये सिखा दिया जाए तो एटलीस्ट वो लोग आपस में बात कर ही सकते हैं। इस बार की थीम है साइन लैंग्वेज यूनाइट्स अस। अब प्रमुख दिवस आए हैं तो आज इनका हम लोग रिवीजन करेंगे। 1 सितंबर को एनसीईआरटी स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 6 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर दिग्विजय दिवस। 13 सितंबर प्राथमिक उपचार दिवस। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 सितंबर राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और 16 सितंबर विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। इसके अलावा 17 सितंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर बांस दिवस। 21 सितंबर शांति दिवस और 21 सितंबर को ही अल्जाइमर दिवस मनाया गया। ठीक, अगला, निम्न में से कौन सा देश ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में निवेश करने वाला पहला देश बना? TFFF यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, ये इसमें निवेश करने वाला, इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला पहला देश बन गया है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने कहा है कि जो COP30 होगा, COP30 इस बार मेज़बानी ब्राज़ील कर रहा है, ये याद रखना, इस बार ब्राज़ील में आयोजित होने वाला है। COP29 कहाँ पर हुआ था? बाकू अजरबैजान में हुआ था। बाकू अजरबैजान में हुआ था, अजरबैजान में, ये पूछा जाता है। कॉप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इन्होंने कहा है ब्राज़ील ने कि अब हम मेज़बानी कर रहे हैं, इस बार COP30 जो होगा, आयोजन करेंगे, उससे पहले हम एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। इसमें सब लोग निवेश करो। अब हमने कर दी है शुरुआत, तो इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करके शुरुआत कर दी है। इसका मतलब क्या है? आप नाम से स्पष्ट है, देख रहे होगे, फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले जो जंगल होते हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको हमेशा बनाए रखने के लिए ये एक बनेगा यूनिट, जिसमें सब लोग निवेश करेंगे। एक पैकेज बनेगा जिसके तहत ये संरक्षण के प्रयास किए जाएंगे। तो इसकी घोषणा की है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुइज इनसानियो लूला डी साल्वा ने 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में उन्होंने कहा है। अब देखो, अमेजन के बेलेम शहर में ये आयोजन होगा इस बार का COP30 का, एवं अमेजन के बेलम शहर में, जो कि ब्राज़ील में ही पड़ता है। ब्राज़ील अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो ब्राज़ील आपको दिखेगा साउथ कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। यहाँ पर ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है, और ये केवल 2 देश को अगर आप हटा दो, इक्वाडोर को हटा दो और इसके अलावा ये चिली को हटा दो, तो बाकी सारे देशों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। सोचो, इतना बड़ा देश है कि इस कॉन्टिनेंट के जितने भी देश हैं, चाहे आपका उरुग्वे हो, पराग्वे हो, अर्जेंटीना हो, बोलाविया हो, गुयाना हो, वेनेजुएला हो, कोलंबिया हो, फ्रेंच गुयाना हो, सबसे ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है,
ये याद रखना। तो ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है यहाँ पर दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का, साउथ अमेरिका या जैसे लैटिन अमेरिका भी कह सकते हो। और लूला डी साल्वा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और ब्राज़ीलियन रियल यहाँ की करेंसी होती है, ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी होती है। अब एक और ज़रूरी बात साथियों, आप जानते हो नवरात्रि ऑफर भी चल रहा है, नवरात्रि सेल चल रही है और इसी सेल में एक नई ई बुक भी इंट्रोड्यूस की गई है। आप में से कोई भी अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है ना, तो इस बार जान ही रहे होगे कि नया सिलेबस आ चुका है। बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए जो 3 नए कानून आए हैं, उन 3 नए कानूनों पर मूल विधि इस बार पूछी जाएगी, डायरेक्टली दिया गया है। अब आईपीसी सीआरपीसी हटा दिया गया है इस बार। तो अगर आप इसको अच्छे से तैयार करना चाहते हो तो ये ई बुक आपके लिए ही लाई गई है। अगर आपके यार दोस्त कोई भी फैमिली मेम्बर हैं जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये बात पहुंचाइए, क्योंकि अभी तक मार्केट में कोई भी बुक नहीं आई है जो ये नई धाराओं को लेकर के ई बुक अपना कंटेंट तैयार किया हो। सबसे पहले एमजेटी एजुकेशन ने तैयार किया है और सबसे ज़बरदस्त, इसका सैंपल भी इसीलिए मैंने भेज रखा है। टेलीग्राम पर जाकर फ्री सैंपल पीडीएफ भी डाउनलोड करें। और ये यूपीएसआई ई बुक अगर आप फॉर्म डाले हो तो ज़रूर ही आपको डाउनलोड करके इसको पढ़ना चाहिए, लेना चाहिए। तो अभी के लिए इस पर डिस्काउंट भी है, नवरात्रि ऑफर सेल में लॉन्च किया गया है, तो इसे आप ले सकते हो। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे जो कोर्सेज हैं सब पर अभी नवरात्रि सेल चल रहा है, इसका आप फ़ायदा उठाइए। चाहे स्टैटिक जीके की ई बुक हो, या चाहे जीएस सफलता 4.0 बैच हो, या आपका 6 मंथ की ई बुक हो, या किसी भी महीने की ई बुक हो, सब पर मिलेगा डिस्काउंट। लेकिन ये सब डिस्काउंट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, यहीं पर बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर के आप ले सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कीजिए, आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। सितंबर 2025 में वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो वनडे में सबसे तेज शतक किसने लगा दिया है भाई? स्मृति मंधाना ने। स्मृति मंधाना ने मात्र 50 गेंदों में वनडे में 100 पूरा किया है। ये लगाने वाले भारत के सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। अब इसमें पुरुषों को भी शामिल कर लो और महिलाओं को भी, मतलब पुरुष महिला मिला करके सबसे तेज है इनका शतक। इससे पहले ये रिकॉर्ड था विराट कोहली के नाम, जिन्होंने 52 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था शतक 2013 में। सोचो 2013 का रिकॉर्ड अब जाकर 12 साल बाद टूट रहा है। स्मृति मंधाना के रूप में इन्होंने 50 गेंदों में माना। हाँ, दोनों ने ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही बनाया है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो खैर अभी नई दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में मैच हो रहा था और उस मैच में इन्होंने 50 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए 100, मतलब 100 पूरा किया। और अगर विमेन वनडे में देखा जाए तो विमेंस में ये दूसरी बनी हुई है। विमेंस में मैग लेनिन के बाद ये दूसरी सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी है और भारत में सबसे तेज है, ठीक है, पुरुष महिला मिला करके। अगला, निम्न में से किस राज्य में एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किया गया? तो एशियन कैडेट कप 2025 का इनॉग्रेशन किया गया है अभी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देखिए सीएम पुष्कर धामी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है एशियन कैडेट कप का। ये उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में होगा, ठीक है। तो फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम मानस खंड हाल में, जो कि पड़ता है हल्द्वानी जिले में। तो भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता एशियाई कैडेट कप के रूप में। ओके, हल्द्वानी में ही स्टेट का पहला खेल विश्वविद्यालय भी है और महिला खेल कॉलेज भी बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में आईएमएफ प्रमुख ने किसे आईएमएफ के दूसरे सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आए हैं गीता गोपीनाथ की जगह पर। अभी आपको याद होगा भारत की गीता गोपीनाथ ने आईएमएफ के दूसरे सर्वोच्च पद से इस्तीफा दे दिया था, इन्होंने इस्तीफा दिया था अभी। अब इनकी जगह पर नियुक्त किया गया है डैनियल कैड्स को। डैनियल कैड्स अब होंगे आईएमएफ के दूसरे सर्वोच्च पद पर। ध्यान रखना, पहला जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है एमडी और चेयरमैन का, तो वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, वो लंबे समय से हैं इसी पद पर हैं। दूसरे पद पर, दूसरे सर्वोच्च पद पर अब तक गीता गोपीनाथ हो गई थी, लेकिन अब इनकी जगह पर अब नियुक्त कर दिया है गया है किसे? डैनियल कैड्स को। ओके, तो इसे प्रथम उप प्रबंध निदेशक या फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर या शॉर्ट फॉर्म में कहें एफडीएमडी कहा जाता है। अभी तक ये क्या कर रहे थे? अभी तक ये अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में काम कर रहे थे। अब आप सोचो इनका पूरा पूरा इन्फ्लुएंस अब आईएमएफ पर होने वाला है। वैसे ही आईएमएफ जो है कितना बदमाशियां करता है आप देखते हो, पाकिस्तान को बार बार लोन दे दिया करता है और पाकिस्तान उस लोन का पैसे का आतंकवादी फंडिंग में काम उठाता है। तो भारत हालांकि हर बार विरोध करता है, लेकिन अब आप देखो अब तक जब गीता गोपीनाथ थी जो कि भारतीय थी वो नहीं रोक पाती थी, तो अब तो पूरा पूरा अमेरिका ही
अमेरिका का ये स्टाफ ही चला गया है वहाँ पर। तो अब सोचो वो कितना ज़्यादा भारत के लिए दिक्कत होने वाली है। खैर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और ध्यान रहे, चाहे IMF हो, चाहे आपका UNO हो, चाहे आपका नाटो हो, चाहे आपका WHO हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते हैं, देखने को दिखाते हैं हम तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया के लिए न्यूट्रल होकर काम करेंगे, लेकिन कभी भी कोई भी संस्था इनमें से न्यूट्रल होकर काम नहीं करती है। अगला, पटना हाईकोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो 46वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट बन गए हैं पवन कुमार बंजथरी। पवन कुमार बंजथरी, जस्टिस पवन कुमार बंजथरी, ये अब 46वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। आरिफ मोहम्मद खान जी, जो कि वहाँ के राज्यपाल हैं, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। अब देखो, ये आए हैं जस्टिस विपुल M पंचोली की जगह। अगर आपको याद हो तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, जस्टिस विपुल M पंचोली और जस्टिस आलोक आराधे, इन दोनों को अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया था ना। तो इन दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो सीट थी वो खाली हो गई थी। तो जस्टिस पवन कुमार बंजथरी को अब नियुक्त कर दिया गया है पटना हाई कोर्ट में, और श्री चंद्रशेखर को नियुक्त कर दिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट में। ठीक है, तो दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मिल गए। अब देश भर में आप जानते हो 25 हाई कोर्ट है, बहुत बार मैं आपको बताया हुआ हूँ। अमरावती हाई कोर्ट सबसे लास्ट वाला है, लेटेस्ट वाला है, ये आंध्र प्रदेश का है। अगला, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने किस नाम से वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले ही साल से इस पर काम चल रहा है, मैंने पिछले साल भी ये क्वेश्चन पढ़ाया था। IRDAI ने बीमा संगम नाम से एक वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। बीमा संगम क्या होता है? बीमा संगम काम ये करेगा कि जितनी भी प्रकार की बीमाएं होती हैं, इंश्योरेंस होते हैं, सबको एक ही मार्केट प्लेस पर, एक ही वन स्टॉप सॉल्यूशन पर लाएगा। अब IRDA का ये वेबसाइट है, इसका पोर्टल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, अगर वो धोखाधड़ी करती हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं शिकायत करने? IRDAI के पास। ठीक है ना। तो IRDAI अब खुद ही जब अपना एक पोर्टल लॉन्च करके जो ऑथेंटिक कंपनियां हैं बीमा प्रोवाइड करने वाली, उन्हीं को लिस्टेड किया रहेगा, तो लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, और एक IRDAI के विश्वास पर, ट्रस्ट पर लोग जा करके यहाँ से लेंगे इंश्योरेंस, चाहे हर प्रकार का, चाहे मोटर हो, चाहे ट्रेवल इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, हर प्रकार का ये बीमा सुगम पोर्टल पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी देखरेख IRDAI करेगा, जबकि संचालन इसका बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन करेगा। IRDAI की स्थापना 1999 में हुई थी, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं अजय सेठ, और ये है इसका फुल फॉर्म, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का ऑफिशियल गीत ब्रिंग इट होम, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया या किसके द्वारा गाया गया? तो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप होने जा रहा है इसी महीने के अंत में, तो इसका ऑफिशियल सॉन्ग आया है ब्रिंग इट होम। ध्यान रहे, ब्रिंग इट होम है इसका। इसको गाया है श्रेया घोषाल ने। श्रेया घोषाल आप जानते हो, जाने मानी ये पार्श्व गायिका रही हैं, इन्होंने ये सॉन्ग गाया हुआ है ब्रिंग इट होम। ये याद रखना, ये ऑफिशियल सॉन्ग का नाम पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, कौन सा सॉन्ग था? ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजन होने वाला है? भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, भारत और श्रीलंका मिलकर के करेंगे। 13वां महिला क्रिकेट विश्व कप होने जा रहा है, ये 30 सितंबर से शुरू होगा और 2 नवंबर तक चलेगा। ICC के द्वारा कराया जाता है। अब ICC से 2 पॉइंट याद रखना है आपको। अध्यक्ष कौन है भाई? अध्यक्ष हैं जय शाह, ये अध्यक्ष हैं, और इसके CEO कौन है? CEO हैं संजोग गुप्ता, इनका नाम याद रखना। बाकी आप जानते हो 1909 में स्थापना हुई थी, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, सितंबर 2025 में चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितनी राजनीतिक पार्टियों को सूची से ही हटा दिया? तो सितंबर 2025 में एक बार फिर से चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है, और इस बार 474 पार्टियों को डीलिस्ट कर दिया है। मतलब चुनाव आयोग के जो लोग लिस्ट किए थे कि हाँ हम चुनाव लड़ेंगे, ये हमारी फला पार्टी है, तो उस फला पार्टी के नाम जो भी रजिस्टर्ड थे, लेकिन पिछले कई सालों से वो एक्टिव नहीं थे। मतलब क्या हुआ कि अपनी पार्टी बनाए, फिर चुनाव लड़े, फिर उसके बाद जब चुनाव में बुरी तरीके से हार हुई तो वो इरादा छोड़ दिए राजनीति में आने का, और पार्टी उनकी रजिस्टर ही रह गई। तो ऐसी रजिस्टर्ड पार्टी को अब
फिल्टर कर रहा है चुनाव आयोग, ठीक है। तो यानी कहो कि वेबसाइट हल्की कर रहा है। तो 474 ऐसे रजिस्टर्ड लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को अब हटा दिया गया है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग तो डमी पार्टी भी बनाते हैं, तो ये भी ध्यान रहे, इसीलिए ये संख्या बढ़ती चली जाती है। आज के टाइम पर 2520 से ज़्यादा रजिस्टर्ड अप्रमाणित दल हैं, लेकिन अब इसके बाद ये जब हटाया गया 808 हटाया जा चुका है। अभी आपको पता होगा कि पिछले महीने भी मैंने आपको बताया था कि कुछ पार्टियों को हटाया गया था। तो टोटल 808 दलों को अब तक 2 महीनों में हटाया जा चुका है। अब संख्या हो गई है 2446। इतनी अभी रजिस्टर्ड पार्टी हैं पूरे देश भर में, ठीक है। चुनाव आयोग इसको करता है। चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखना, हर बार पूछा जाता है। और भारत के अनुच्छेद 324 में भारतीय संविधान में भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में व्याख्या की गई है। 1993 से पहले एक ही केवल चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता था, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त तो कह लो, चाहे चुनाव आयुक्त तो कह लो, चाहे जो कहो, वो होता था। लेकिन 1993 के बाद इसे 3 सदस्यीय कर दिया गया, यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 उसके हेल्प के लिए चुनाव आयुक्त होंगे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त है वर्तमान में कौन, ज्ञानेश कुमार, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चों में है, आप देख रहे हो पिछले दिनों में, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा डॉक्टर विवेक जोशी और सुखवीर सिंह संधू, ये 2 चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में, ठीक है, इनकी हेल्प के लिए। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इसकी पीडीएफ आप जानते हो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एनजेटी एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। रात को 9 बजे आती है पीडीएफ, तो 9 बजे रात को आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो। कल मैंने आपसे पूछा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो तमिलनाडु है। व्योम मित्र पहली बार 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आज आपको क्या बताना है, आज बताना है वियतनाम की मुद्रा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं और लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। 21 सितंबर 2025 को मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या थी। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, दोनों के बारे में आप आंसर कीजिए। देखिए इसमें ऑप्शन में अगर आप देखोगे ना, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन बनाया गया है। आंसर करो और डिटेल से ज़रूर लिखने का प्रयास करो। बाकी जीएस सफलता बैच आप ले सकते हो, अभी नवरात्रि ऑफर सेल चल रही है, इसके तहत आप इसे ज्वाइन कीजिए। और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 वालों के लिए कुछ खास आने वाला है, जल्दी आने वाला है। आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जल्द ही आपके साथ आते हैं पूरी तैयारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।